तो पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त चैप्टर लेके आए हैं और ये जबरदस्त चैप्टर इसलिए कहा जाता है कि इसमें से लिख लीजिएगा, इसमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है, 100% इसमें से पूछा जाएगा। और चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम इस चैप्टर में देखेंगे या इस पार्ट में या इस लेसन में देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी कैसे बने हुए हैं, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या पृथ्वी के अंदर क्या होता है। पृथ्वी के ऊपर तो हम रहते हैं ये तो मानते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। क्या पृथ्वी के अंदर केवल जल होता है या केवल मिट्टी होता है, ये केवल पत्थर होता है, इनके बारे में क्या है हम इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले क्या करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी दीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिएगा, जब हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो चट्टान है या पृथ्वी का जो परत है, ये कि पृथ्वी को क्या है 3 परतों में बांटा गया। क्या है पृथ्वी का कितना परत है? 3 परत। पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी परत होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको भूपटली पटल कहा जाता है। उसको क्या कहता है? भूपटली पटल कहा जाता है। और इस भूपटली पटल पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। सिलिका मतलब बालू पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। अगर धातु की बात बोला जाए तो सबसे ज्यादा धातु क्या है? सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। सबसे ज्यादा धातु क्या होता है? सिलिका होता है। और अगर यह बात किया जाए कि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है जिसको भूपटली कहा जाता है, इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई पदार्थ पाया जाता है तो वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? धातु नहीं है, बल्कि क्या है? आधातु है। तो ऑक्सीजन क्या है? आधातु। तो आधातु इसमें पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आधातु में क्या होता है? हो जाएगा ऑक्सीजन। और धातु में अगर देखा जाएगा तो क्या होगा? सिलिका। और इसीलिए देखेगा यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। इसीलिए इसको सामान्यतः क्या होता है? इस परत को सीएल परत भी कहा जाता है। कौन सा परत कहा जाता है? सीएल परत भी कहा जाता है, यानी सीएल परत भी कहा जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को में क्या क्या पदार्थ पाया जाता है, तो क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। और सिलिका क्या है? सबसे ज्यादा धातु। और ऑक्सीजन क्या है? ये आधातु है। धातु और आधातु आप लोग जानते होंगे। तो ये पृथ्वी के पहली परत में क्या होता है? ये सिलिका, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम मुख्यतः पाए जाते हैं। और इस परत की जो मोटाई होती है वो क्या है? 40 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 40 किलोमीटर तक होती है। तो अगर हम पृथ्वी को यहां से खोदेंगे तो उस जगह से 40 किलोमीटर नीचे जब जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? भूपटली कहा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो स्थल में सबसे जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। आपको बता भी दूंगा और कमेंट करके भी बताना है कि पृथ्वी में सबसे यानी स्थल वाला भाग है उसमें सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि जॉर्डन में एक सागर जिसको मृत सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत सागर। ये कहां पे है? जॉर्डन पे है। और ये जो मृत सागर है ये क्या होता है? पृथ्वी पर स्थल खंड में सबसे नीचा वाला भाग है। क्या है? सबसे नीचा नहीं, जो हमारा स्थल यानी महाद्वीप में ये 400 मीटर क्या है? नीचा है। अगर सागर में जाएंगे तो क्या होगा? महासागरों में जो सबसे ज्यादा नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है? मेरियाना गर्त। कहां पे है? मेरियाना गर्त। और मेरियाना जो गर्त है वो कहां पे है? फिलीपींस में। कहां पे है? फिलीपींस में। और प्रशांत महासागर है। मेरियाना गर्त कहां पे? फिलीपींस के नजदीक में प्रशांत महासागर में है। और क्या 11 किलोमीटर के करीब करीब का ये गहरा है। मेरियाना गर्त कितना गहरा है? 11 किलोमीटर। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। किस देश के किनारे पे है? फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ध्यान रखिएगा। अब आप आते हैं दूसरी परत की तरफ। देखिए, दूसरी जो परत है उसको कहते हैं मेंटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक है, दूसरी परत होता है उसको मेंटल कहते हैं। और जो मेंटल जो होता है, मेंटल क्या होता है? इसकी जो मोटाई होती है ये 2900 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और देखिए, जो मेंटल में सिलिका और पाया जाता, क्या था? मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? इस मेंटल में पाया जाता है। इसीलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मध्य का परत होता है उसको मेंटल कहते हैं और मेंटल को सीमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
सीमा कहा जाता है। अब देखिएगा जो भूपटरी का जो हमारे पृथ्वी के कुल आयतन का क्या ये 0.5% होता है, और जो मेंटल होता है ये कुल आयतन का कितना 83% भाग होता है। इसलिए हमारे पृथ्वी का जो बीच वाला जो परत है जिसको मेंटल कहते हैं वो पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत है, 83% है, 83% भाग पाया जाता है। अब आता है हमारा पृथ्वी के जो अंतिम जो परत है उसको कहते हैं कोर या कोड कहा जाता है। इस कोर या कोड में क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस पाया जाता है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। इसके क्या जाता है, नीफे भी कहा जाता है, इसको नीफे भी कहा जाता है। और इस निकिल और फेरस के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी में चुंबक पाया जाता है, यानी चुंबकीय क्या होता है, तरंग पाया जाता है। चुंबक के तरंग का उत्पन्न कैसे होता है, देखिए चुंबक के तरंग का उत्पन्न कैसे होता है, निकिल और फेरस आयरन के यानी निकिल और फेरस धातु के कारण क्या होता है, इस कोर वाले भाग में चुंबक तरंग उत्पन्न होता है। और इसी चुंबक तरंग के कारण होता है क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, चुंबकीय बल पाया जाता है या चुंबकीय रेखा पाया जाता है। देखिए चुंबकीय रेखा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चलने वाली जो रेखाएं होती है उनको क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं पाया जाता है। और चुंबकीय रेखा का उत्पन्न होने का क्या कारण है, इस कोर में उपस्थित निकिल और फेरस के कारण ये उत्पन्न होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो निकिल और जो फेरस है ये जो पार्ट है इसमें जो देखिएगा इसमें क्या होता है, ये देखिए दोनों धातु है, निकिल और फेरस क्या है, यानी आयरन क्या है, धातु है। लेकिन कैसे जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जाते तो क्या होता है, उसका दाब बढ़ता है। और दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, जो कोर वाला जो भाग है ये प्लाज्मा के रूप में दिखा जाता है। प्लाज्मा मतलब क्या आता है, देखिएगा अर्ध तरल और अर्ध ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा का। ध्यान दीजिएगा, अर्ध ठोस और अर्ध तरल पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और ये जो कोर वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, प्लाज्मा की अवस्था में होता है। किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2100 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2100 किलोमीटर। और देखिएगा जो इसका जो आयतन होता है 16.5% होता है। 16.5% क्या होता है, इसके आयतन होता है। तो सबसे ज्यादा आयतन किसका है, मेंटल का है, दूसरे नंबर पे कोर है और तीसरे नंबर पे क्या है, भूपटरी है। तो ये क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे क्या होता है, घटनाएं होता है। और इन घटनाओं के कारण क्या है, भारत में या पूरे विश्व में बहुत सारे चट्टानों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। देखिएगा चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ और इसके बारे में क्या होता है। देखिएगा चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, यानी पहले बात समझ लीजिए कि चट्टान होता क्या है, यानी चट्टान होता क्या, रॉक होता क्या है, पहले समझ लीजिए। आप लोगों ने हर जगह देखा होगा चट्टान चट्टान सुने होंगे, लेकिन चट्टान होता क्या है। देखिएगा क्या होता है, जब हमारा पृथ्वी बना था तो पृथ्वी बनने के बाद एक दो क्रिया होता है, एक अपक्षय क्रिया होता है, एक अपरदन क्रिया होता है। अपक्षय और अपरदन क्रिया के बाद क्या होगा, जो पर्वत या जो पठार या जो मरुस्थल था इसके टूटने बिगड़ने से क्या होगा, चट्टानों का निर्माण हुआ। कैसे, इनके जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, या चट्टान हो गया, जैसे क्या मरुस्थल हो गया, उसके बाद पत्थर हो गया, इनके टूटने से क्या बना, चट्टान बनाया। और पृथ्वी पर कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। कौन कौन से, अग्नेय चट्टान, अपक्षय चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नेय चट्टान के बारे में। देखिए अग्नेय चट्टान को के बारे में जानने से पहले आप लोगों को यह बात समझना होगा कि पृथ्वी के अंदर देखिएगा बहुत सारे दबाव के कारण क्या होता है, बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या होता है, वोल्केनो जिसे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर देखिएगा क्या होता है, दबाव होता है। अभी आपको बताया था पृथ्वी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, पानी होता है, ये सब कारण होने के कारण क्या होता है, इसमें दबाव होता है। ठीक है, इसमें दबाव होता है। ठीक है, दबाव होने के कारण देखिए क्या होता है, मान लिया ये एक प्रकार के क्या है, ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट होने से क्या होता है, ज्वालामुखी से बहुत सारे क्या है, तरल पदार्थ या अर्ध तरल अर्ध ठोस पदार्थ क्या होता है, धरती पे आने लगते हैं। क्या आता है, धरती पर आने लगते हैं। तो ये क्या है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में क्या हुआ, ये विस्फोट हुआ। ये क्या हुआ, विस्फोट। और देखिए ज्वालामुखी जब विस्फोट नहीं होता है
तो उसके आंतरिक भाग में जो पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्मा क्या है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होता तो ज्वालामुखी में जो पदार्थ है यानी तरल अवस्था में या अर्ध तरल या अर्ध ठोस अवस्था में रहता है उसको क्या कहता है? मैग्मा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ये जो मैग्मा जब ये धरती पर आ जाता है तब इस मैग्मा को क्या कहता है? लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। तो लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है? मैग्मा क्या होता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होता है तो उस अवस्था में ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल और अर्ध ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। और लावा किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो पदार्थ बाहर निकल के आता है और ये पदार्थ तो जब ठंडा हो जाता है तो क्या इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और देखिए ये जो लावा है जब ये लावा ठंडा हो गया तो इस लावा के ठंडा होने से किसका निर्माण हुआ है? अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? अग्नि चट्टान। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि चट्टान का निर्माण क्या हुआ तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से क्या होने पर? ठंडे होने से क्या बना? अग्नि चट्टान बना। ठीक है, तो अग्नि चट्टान कैसे बना? ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बना। अब देखिए अग्नि चट्टान इसलिए देखिएगा किसी भी अग्नि चट्टान में क्या नहीं पाया जाता है? अग्नि चट्टान में कभी भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म। आप बोलेंगे कि इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता है? इसलिए नहीं पाया जाता कि यह कहां से निकला है? ज्वालामुखी से निकला है। जब ज्वालामुखी में इतना गर्म पदार्थ होता है तो उसमें जीवन कैसे संभव होगा? इसलिए क्या होता है जहां पर भी अग्नि चट्टान होगा वहां पे क्या नहीं होगा? जीवाश्म नहीं पाएगा। देखिए हमारे देश के जो दक्कन का क्षेत्र है वो क्या है? अग्नि चट्टानों से बना हुआ, क्योंकि इसका निर्माण किससे? ज्वालामुखी विस्फोट से जो बेसाल्ट निकला है उन बेसाल्टों से क्या है? दक्कन का निर्माण हुआ। इसलिए क्या होता है ये दक्कन का क्षेत्र माना जाता है। देखिएगा अब देखते हैं अग्नि चट्टान कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अग्नि चट्टान में मेन होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। तीसरा होता है बेसाल्ट। अभी आपको बता कि हमारे देश के जो दक्कन का क्षेत्र है वो किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। तीसरा है डायोराइट। ये है आपके अग्नि चट्टान के उदाहरण है। अब देखिए अग्नि जो चट्टान जो बना है इन चट्टानों में क्या होता है? समय के साथ क्या होता है? वर्षा, बादल, उसके बाद बर्फ, उसके बाद हवा, उसके बाद जल, इनके कारण क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन होता है। यानी अग्नि चट्टान में चट्टान के अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या होता है? ये अग्नि चट्टान किस में बदल जाता है? अपक्षय चट्टान में बदल जाता है। तो अपक्षय चट्टान कैसे बना है? अग्नि चट्टान के अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन देखिए क्या होता है कि इसके देखिए बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे जल यानी नदी द्वारा, या वर्षा के कारण, या कोई रासायनिक क्रिया हो सकता है, या कोई भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है, या भूकंप हो सकता है, या ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। इससे क्या होगा? इस अपक्षय और अपर्दन के कारण क्यों कौन सी चट्टान बनता है? अपक्षय चट्टान। इसलिए अपक्षय चट्टान में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म किस में पाया जाता है? अपक्षय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। इसलिए देखेगा हमारे हिमालय पर्वत में जो बृहद हिमालय है और जो मध्य हिमालय है उसमें क्या है? जीवाश्म नहीं पाया जाता है। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है तो शिवालिक हिमालय में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। यानी शिवालिक हिमालय का निर्माण क्या हुआ? किससे हुआ है? अपक्षय चट्टान से हुआ। और हिमालय यानी मध्य हिमालय और जो बृहद हिमालय उसका निर्माण क्या है? अग्नि चट्टानों जैसे पदार्थों से हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो अपक्षय चट्टान है इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कोयला, चूना का पत्थर, सेंधा नमक और पेट्रोलियम। देखिए इसमें कोयला और पेट्रोलियम को क्यों शामिल किया गया है इसके बारे में जो जान लीजिएगा। देखिएगा जो कोयले और जो पेट्रोलियम है ना इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम। इन दोनों को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है कि इनका निर्माण क्या है? कोई ना कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे से निर्माण हुआ। कैसे? देखिएगा
अगर कोयला का निर्माण कैसे हुआ, देखिए मान लेते हैं कि प्राचीन काल में बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, और जंगल क्या होता है, या तो कोई मौसम परिवर्तन या भूकंप के माध्यम से जंगल क्या है, मिट्टी के अंदर दब गया होगा। मिट्टी के अंदर क्या होगा, दब गया होगा। और जब मिट्टी के अंदर दब गया होगा तो इसका क्या होगा, तापमान में वृद्धि हुआ और इसमें दाब में भी वृद्धि हुआ। तापमान और दाब में वृद्धि होने से क्या हुआ, ये जो वन है या पेड़ पौधे है, ये क्या है, किसमें बदल गया, ये पेड़ पौधे कार्बन में बदल गया, और कार्बन ही क्या है बाद में किसमें बदल गया, कोयला। इसलिए देखिए भारत का जो गोंडवाना जो क्षेत्र है, यानी गोंडवाना जो प्लेट है, उसमें कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब आता है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम की उत्पत्ति कहां हुआ है, देखिए पेट्रोलियम को भी जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, यानी इसको भी क्या है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति ऐसे जीव जंतु से हुआ है जो किसी समय क्या आता है, धरती के नीचे दब गए थे। इसलिए देखिएगा ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलियम ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे प्राचीन काल में क्या है, ज्यादा जनसंख्या चाहे जीव जंतु के रहे होंगे। जैसे देखिएगा अरब कंट्रीज देख लीजिएगा, या भारत का भी ऐसे क्षेत्र देखेगा जहां पे क्या है, प्राचीन काल में ज्यादा जीव जंतु रहे होंगे। ये जीव जंतु किसी भी कारण से क्या पृथ्वी के नीचे दब गए होंगे, और दबने के कारण क्या होगा, इनका जो शरीर में जो फैट था यानी बसा था, वो बसा क्या होता है, पेट्रोलियम में बदल गया। इसलिए क्या पेट्रोलियम और कोयला क्या है, अपशिष्ट चट्टानों में पाया जाता है। और अपशिष्ट चट्टानों का उदाहरण कौन कौन सा है, कोयला, चूना पत्थर, सेंधा नमक। ठीक है, सेंधा नमक जो खाने के लिए होता है, जिसको काला नमक भी कहा जाता है, और पेट्रोलियम। अब तीसरा है कायांतरित चट्टान। देखिएगा अभी आपको दो चट्टान के बारे में बताया, एक है अग्नेय और एक क्या है, अपसादी। ठीक है, इस अग्नेय और अपसादी चट्टानों में क्या है, इनके किसी भी कारण से इनका रूप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रूप में परिवर्तन। जब रूप में परिवर्तन होता है तब इस रूप में परिवर्तन के कारण क्या होता है, कायांतरित चट्टान बनता है। कौन सा चट्टान बनता है, कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान किससे बनता है, अग्नेय और अपसदी चट्टान के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन होने पर हो, जैसे वायु के कारण भी हो सकता है, जल के कारण भी हो सकता है, वर्षा के कारण भी हो सकता है। तो इन कारणों से क्या होगा, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, या रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। तो उनके कारण क्या होता है, यह चट्टान बनता है। और इसके उदाहरण देखिए कौन कौन सा है, हीरा। हीरा, हीरा मतलब डायमंड। देखिए हीरा कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन जब बहुत समय तक क्या होता है, धरती के अंदर रहता है, तो कार्बन किस में परिवर्तित हो जाता है, कोयला में। कोयला जब बहुत टाइम क्या होता है, मिट्टी के अंदर रहता है, तो क्या होता है, कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जब बहुत दिन तक मिट्टी के अंदर रहता है, दिन का मतलब यहाँ पे साल, दिन का मतलब 2-3 दिन नहीं है, यहाँ पे दिन का मतलब क्या नहीं। आप ऐसे मत कीजिए, घर में रहिए और अपने आम के पेड़ पौधे को काट दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए और हीरा बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसके बनने में हजारों साल लगता है। ऐसे गलती मत कीजिए कि कोई पेड़ पौधे काट के क्या है, हीरा बना दीजिए 2 दिन में। हीरा 2 दिन में नहीं बनेगा, हीरा बनने में लाखों साल लगता है। ठीक है, अब ग्रेफाइट के बाद क्या बनता है, हीरा। तो हीरा बनने का प्रोसेस क्या है, कार्बन। कार्बन बहुत सालों के बाद क्या होगा, कोयले में बदल जाता है। कोयला बहुत सालों के बाद किस में बदलता है, ग्रेफाइट में बदलता है। और ग्रेफाइट बहुत सालों के बाद किस में बदल जाता है, हीरा, डायमंड बदल जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि आप बहुत बार सुने होंगे कि जो कोयला कहां होता है, कोयला के खानों में ही क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। और भारत में सबसे बड़ा जो हीरा का खान जो पाया गया था, कोहिनूर हीरा, वो कौन सा है, गोलकुंडा। देखिए भारत में एक कोहिनूर हीरा पाया गया था, जो कि ब्रिटेन के कोहिनूर हीरा, जो अभी किसके पास है, ब्रिटेन के महारानी के पास है। इसको कहां से खोदा गया था, गोलकुंडा से खोदा गया था। गोलकुंडा कहां पे है, गोलकुंडा इस समय कर्नाटक में, कर्नाटक के खान से खोदा गया था। और इस समय क्या है, ब्रिटेन के महारानी के ताज पे लगे हुए हैं। ठीक है, और यही हीरा क्या है, जब शाहजहां ने तख्त ताउज बनाए थे, तो तख्त ताउज में भी क्या है, इस हीरे को लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये जो कार्बन के जो ये रूप है ना, इसको अपर रूप भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, कार्बन के अपर रूप भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखेगा। और तीसरा था संगमरमर। संगमरमर मतलब आप लोग जानते हैं कि संगमरमर क्या होता है, जो घरों में इस्तेमाल होता है। जैसे ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। उसके बाद ग्रेफाइट, अभी बताए कोयला, बाद में किस में बदलता है। देखिए ग्रेफाइट जानते हैं आप लोग, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पेंसिल का जो काला वाला जो नीब होता है, उसको क्या होता है, ग्रेफाइट कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद स्लेट, स्लेट क्या होता है आप लोग देखिए बचपन में स्लेट क्या होता है, स्कूल में कक्षा एनसी और एलकेजी में लिखने में या एक में लिखने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद नीस एक प्रकार के पत्थर होता है, ये भी क्या होता है रूपांतरित पत्थरों के उदाहरण है। तो दोस्तों देखिएगा ये क्या है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये वीडियो है, ये बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए। इनसे एक क्वेश्चन क्या है 100 से 100% आएगा, इसलिए जी जान लगा के इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा, इसके जितने भी पॉइंट बनते हैं उसको याद कर लीजिए। और जो भी कोई दिक्कत हो तो क्या है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।